और इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर मिल रही है जम्मू से। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में धमाके की खबर आ रही है। धमाका कैसे हुआ इस बात की अभी तक जांच की जा रही है। संदिग्ध धमाके में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं मिल रही। पुलिस और फॉरेंसिक टीम एयरपोर्ट पर धमाके वाली जगह पर पहुंच चुकी हैं और जांच में जुट गई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जम्मू से जानकारी मिल रही है कि जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में एक धमाका हुआ है। धमाका कैसे हुआ है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये साफ नहीं हो पाया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट जुड़ गए हैं। सुनील, कितनी देर पहले की यह घटना है और क्या कुछ अभी साफ हो पाई है तस्वीर? जी मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू एयरपोर्ट है इसके साथ जो सटा हुआ इलाका है वो टेक्निकल एरिया है। बेसिकली वो सुरक्षा बलों के नियंत्रण में होता है। तो यहाँ पर एक जो है ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि किस तरह का ब्लास्ट है और इसमें क्या हुआ। लेकिन चूंकि ये इलाका जो है जहाँ पर ये धमाका हुआ है ये बिल्कुल अंदर है, तो वहाँ पर अभी मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है कि अंदर एक धमाका हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती ये रही है कि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है। तो फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मौके पर मौजूद है। वो वहाँ पर जो सैंपल्स हैं वो उसको कलेक्ट कर रहे हैं ताकि ये पता लग सके कि ये कैसा ब्लास्ट है और इसमें कोई आतंकी एंगल तो नहीं है। वो उसकी अभी जांच हो रही है। लेकिन फिलहाल जिन सुरक्षा सूत्रों से हमारी बात हुई है उन्होंने फिलहाल आतंकी एंगल को रूल आउट किया है, लेकिन जांच उस एंगल से भी हो रही है। किसी तरह के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है? नहीं, फिलहाल उस तरह की अभी कोई खबर नहीं है कि कोई जख्मी भी नहीं हुआ है। खुशकिस्मती रही है, लेकिन जांच अभी बिल्कुल जारी है। पुलिस की टीमें वहां पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक की टीमें पहुंच चुकी है और इस समय सभी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस चीज में जांच में जुटी हुई है कि आखिर धमाका कैसे हुआ। क्योंकि ये जो इलाका है काफी संवेदनशील इलाका है, वहाँ पे सुरक्षा हमेशा कड़ी होती है, इसलिए। जी, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जानकारी यहाँ पे मिल रही है कि टेक्निकल एरिया है जम्मू का, एयरपोर्ट के पास का ये एरिया है, संवेदनशील एरिया है और यहाँ पर ब्लास्ट की खबर है। हालांकि ब्लास्ट की वजह क्या रही है, इंटेंसिटी क्या थी, इसके बारे में भी साफ नहीं हो पाया है। जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं, आतंकी एंगल की भी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अच्छी बात यह रही है कि यहाँ पर इस धमाके के बाद किसी भी तरह के किसी नुकसान की खबर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए। 21 जून से नई गाइडलाइंस के हिसाब से वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद देश में लगातार 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज रोज लगाई जा रही हैं और अब इसे और ज्यादा रफ्तार देने के लिए शनिवार को पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और नीति आयोग के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की है। साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह बात भी कबूल की है कि राज्यों को आ रही दिक्कतों की वजह से ही वैक्सीन खरीद नीति को बदला गया। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच शनिवार को पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की रफ्तार पर उच्च स्तरीय बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी को वैक्सीनेशन कवरेज से जुड़ी जानकारियां दी गई। 21 जून को महाअभियान के बाद पिछले 6 दिनों में देश भर में 3 करोड़ 77 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए हैं। 128 जिलों में 45 साल से ज्यादा उम्र की 50% से ज्यादा आबादी को टीका लग चुका है। 16 जिलों ने 90% से ज्यादा 45 प्लस की आबादी को वैक्सीनेट किया है। इस तरह अब तक देश में कोरोना वैक्सीन के 31 करोड़ 48 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 26 करोड़ से ज्यादा को पहला और करीब 5 करोड़ 45 लाख को दोनों डोज लग चुके हैं। 21 जून से देश भर में नई गाइडलाइंस के हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के बाद से लगातार 50 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन को लेकर अभी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी भी कई बार अपील कर चुके हैं। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं,
वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। शनिवार को ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीनेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल कर दिया। केंद्र ने हलफनामा में स्वीकार किया कि वैक्सीन मिलने में दिक्कतों के कारण खरीद नीति बदलनी पड़ी। केंद्र ने माना कि राज्यों और छोटे निजी अस्पतालों को वैक्सीन हासिल करने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि सरकार ने हलफनामे में वैक्सीन की खरीद के लिए पहले 50-50 कोटे की अनुमति देने के निर्णय का बचाव किया है। केंद्र ने तर्क दिया कि भारत का बड़ा हिस्सा पहले से ही स्वास्थ्य देखभाल के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर है, न कि सरकारी अस्पतालों पर। केंद्र सरकार ने ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल के जवाब में दिया है जिसमें 2 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 35,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने में क्यों नहीं हो रहा। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी खुद ली थी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। अब केंद्र सरकार ने देश में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर एक अनुमान पेश किया है, जिसके मुताबिक अगस्त से दिसंबर के दौरान देश में वैक्सीन की कुल 135 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी, जिसमें 50 करोड़ डोज कोविशील्ड की, 40 करोड़ डोज को वैक्सीन की, बायो की 30 करोड़, जाइडस कैडिला की 5 करोड़ और स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज शामिल हैं। ये आंकड़े सुकून देने वाले हैं। वैसे अब देश में वैक्सीन की कमी के साथ साथ राज्यों की शिकायतें भी कम होने लगी हैं। दिल्ली ने शनिवार को वैक्सीनेशन के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जब एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार 1.5 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दिल्ली की तरह देश के लगभग सभी राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने रफ्तार पकड़ी है। आज तक ब्यूरो। कश्मीर में सेना का एक दुश्मन एक चुनौती नहीं है। सेना के सामने एक तरफ आतंकवादी हैं तो दूसरी तरफ सेना के खिलाफ होने वाला दुष्प्रचार है। हम आपको उन कश्मीरी आतंकवादियों का लाइव सरेंडर दिखाएंगे जिन्हें ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाया जा रहा है। साहिल, मेरी बात सुन। मेजर शुक्ला बोल रहा हूं मैं, चौधरी गुंड से। अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। ये हिंद की सेना है जो आतंकियों को हथियार डालने और वापस लौटने का एक अंतिम मौका जरूर देती है। वार्निंग दे रहा हूं, साहिल मेरी बात सुन। जो मान जाते हैं उनकी जिंदगी बच जाती है। शोपियां के हाजीपुरा इलाके में शुक्रवार को ऐसा ही हुआ। लश्कर तैयबा का आतंकी साहिल अहमद डार सामने सेना और पुलिस, और आतंकी ने कर दिया सरेंडर। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा अगर तुम हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आते हो तो। आतंकी को सरेंडर कराने के लिए सबसे पहले सेना ने उसके डर को खत्म करने के प्रयास किए। लगातार समझाया कि उस पर गोली नहीं चलाई जाएगी, जिससे घिरा हुआ आतंकी घबराने या फायरिंग करने की जगह सरेंडर करे। मैं सरेंडर लेने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। तेरे घर वालों को जानता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। उनके ऊपर इतनी दिक्कतें जो गुजरेंगी वो तू नहीं समझ सकता, इसलिए बोल रहा हूं कि तू हथियार डाल के हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। रणनीति ये थी कि आतंकी को भरोसे में लेकर खुले में लाया जाए। यहाँ सेना ने आतंकी का भरोसा जीता था, अब बारी आतंकी की थी। एक बार खुले में आने के बाद हथियार से लैस न होने का सबूत देना था। इस प्रोटोकॉल का पालन करके ये सबूत दिए गए और फिर दोनों के बीच भरोसे का रिश्ता कायम होते ही आत्मसमर्पण पूरा। सरेंडर करने वाले आतंकी साहिल अहमद डार का परिवार बेटे को मौत के मुंह से लौटा देखकर राहत की सांस ले रहा है।
बूढ़े पिता और बहन सेना की तारीफ करते नहीं थक रहे। जवान बेटा मौत के मुंह से बच जाए तो खुशी ऐसी ही होती है। और आर्मी का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बच्चे को जिंदगी बख्श दी, दोबारा जीने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका खास शुक्रगुजार हूँ। खासकर चौधरीगुंड का ऑफिसर शुक्ला मेजर ने मेरे बच्चे के साथ अच्छा सलूक किया और मुझे दोबारा बच्चे से मिलने का मौका दिया। पुलिस वाले की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे भाई को बचाया था। किसी के बहकावे में आ गए, किसी ने बहकाया उसको और वो किसी के बहकावे में आ गए। लेकिन इसी एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी का सफाया कर दिया। लाइन बिल्कुल साफ है। सेना कश्मीर के भटके हुए जवानों को तो फिर से मुख्यधारा में शामिल होने का मौका देती है, लेकिन जो हथियार डालने को तैयार नहीं, उसके लिए कोई और रास्ता नहीं बचता। किसी भी आतंकी मुठभेड़ में सबसे मुश्किल काम होता है आतंकियों का सरेंडर लेना। सुरक्षा कर्मियों की अपनी जान पर बहुत बड़ा खतरा इस समय रहता है, लेकिन भारतीय सेना की यह नीति है कि जो सही रास्ते पर लौटना चाहता है उसे एक मौका दिया जाए। इसीलिए लगभग 1 साल से ये जो नीति चल रही है उसमें अब तक 9 आतंकियों का सरेंडर लिया जा चुका है। और सिर्फ 1 साल की बात कर लें तो 3 आतंकियों ने अभी तक सरेंडर किया है। और अगर सिर्फ इस ऑपरेशन को देख लीजिए तो जो सही रास्ते पर आने को तैयार नहीं हुआ वो सीधे पहुंचा जहन्नुम, और दूसरे टेररिस्ट को सही रास्ते पे लौटने का भारतीय सेना ने खुला मौका दिया। आतंकियों को जिंदा पकड़ना या सरेंडर कराना हमेशा ही जोखिम से भरा ऑपरेशन है, जहां दोनों तरफ विश्वास की कमी रहती है। पल भर में कुछ भी हो सकता है, एक गलती और फिर खून खराबा। ऐसे में घिरे हुए आतंकी का सरेंडर बड़ी कामयाबी है। और हम लोग जब ऑपरेट करते हैं, हमारा ये हमेशा एंडेवर होता है कि हमारे ऑपरेशंस पीपल फ्रेंडली रहें। किसी की जान लेना बहुत आसान है, लेकिन उसे एक लाइव ऑपरेशन से उसके दिमाग को इस चीज के लिए मनाना कि वो सरेंडर करके वापस मेन स्ट्रीम में आए और वापस इस अवाम का हिस्सा बने, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आप देख रही हैं, अभी एक काफी परिवर्तन है हमारे ऑपरेशंस की तजवीज में भी, जिसमें हम लोग इस चीज की पूरी कोशिश करते हैं कि एक लोकल रिक्रूटेड टेररिस्ट को हम कन्विंस करें कि वो अपने हथियारों को छोड़े और वापस सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में आए। सेना की प्राथमिकता कश्मीरी आतंकियों को मारने से ज्यादा उन्हें सरेंडर कराने की है, ताकि कश्मीर में आम लोगों का भरोसा भी जीता जा सके, आम कश्मीरियों के घर बर्बाद होने से बच सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडा को तोड़ा जा सके, उसके कश्मीर प्लान की साजिश को सामने लाया जा सके। पाकिस्तान लगातार सेना के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटा है। इस दुष्प्रचार में वो ये दिखाने में लगा है कि सेना कैसे जुल्म करती है, जबकि सच्चाई ये है कि एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी हैं और स्थानीय युवक। वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख फंसते हुए नजर आ रहे हैं। घर पर छापेमारी और 2 सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अनिल देशमुख को भी पेशी का समन भेज दिया है। ईडी की कार्रवाई के बीच अनिल देशमुख साजिश का आरोप लगाकर खुद को बचा रहे हैं। $100 करोड़ की रिश्वत का आरोप और ईडी का कसता शिकंजा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को वसूली मामले में एक्शन में ईडी ने अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। करीब 60 घंटे कागजात खंगाले और फिर उनके 2 सहयोगियों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 1 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। अब इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने अनिल देशमुख को पेशी का समन भेज दिया। समन के बावजूद अनिल देशमुख अभी सामने नहीं आए और कागजों की दलील देकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। देशमुख सर आज इंक्वायरी के लिए नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने जो समन्स दिया था, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन चाहिए था उनको, वो डॉक्यूमेंट्स अब तक हमें नहीं दी गई। इसके लिए हमने लेटर दिया है बकायदा, जिसमें हमने डिमांड किया है कि आप हमको वो सब केस के बारे में जो जो आपको रिक्वायरमेंट्स है या क्वेश्चंस है उसका हमको
डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए, अकॉर्डिंगली वी विल फर्निश आवर रिटर्न। लेकिन ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अनिल देशमुख पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है? क्या जल्द ही अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो सकती है? अनिल देशमुख पर ईडी के शिकंजे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई हुई। बीजेपी इसी बहाने महाअघाड़ी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। वहीं सत्ता में शामिल पार्टियां ईडी के छापों को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। संजीव पालांडे और कुंदन शिंदे ये अनिल देशमुख की सहायता करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए। इसके कारण दोनों की कल देर रात गिरफ्तारी हुई। मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में अनिल देशमुख भी गिरफ्तार होंगे। अभी कल हमने देखा है कि उनके घर पर, उनके कार्यालय पर जो रेड्स हुए हैं, जो कल पवार साहब ने कहा है, ये एक निराशा है कुछ लोगों के मन में, विफलता की एक, उनको जो एक निराशा विफलता से आई है, सरकार नहीं बना पाई। तो पवार साहब का जो कहना वो सही है कि उसके आधार पर जो सरकार पार्टी में जो लोग हैं उनको इस तरह से तंग करने की बात चलती है। वसूली मामले में ईडी की छापेमारी को लेकर अनिल देशमुख ने भी अपनी सफाई दी थी और खुद पर लगे आरोपों को फिर से साजिश बताया था। मेरा यह कहना है कि जब परमवीर सिंह जब मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जब वो कुर्सी पे वहां बैठे थे, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं आरोप किए? जब उनको वहां से उनका तबादला किया गया, उनके सस्पिशियस भूमिका की वजह से उनको वहां से पदमुक्त किया गया, उनका दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, उसके बाद में उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप किए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर वसूली के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। जांच शुरू हुई तो अनिल देशमुख को अपना पद भी गंवाना पड़ा था। अब ईडी की कार्रवाई ने अनिल देशमुख के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है, जिससे उन्हें आसानी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मुंबई से विद्या और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर देश में चिंता लगातार बढ़ रही है। अभी तक कुल 51 मामले सामने आ चुके हैं और 12 राज्यों तक इसकी घुसपैठ साबित हो चुकी है। चिंता की वजह यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पिछले वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है, यानी और भी तेजी से फैलने वाला। डेल्टा से आई कोरोना की दूसरी लहर, तीसरी लहर लाएगा डेल्टा प्लस। कोरोना वायरस में खतरनाक बदलाव, म्यूटेशन का असर, फिर टूटेगा कहर। कोरोना का डेल्टा वायरस यानी वो खौफ जो भारत में अप्रैल और मई के महीने में कहर बनकर टूटा था। अब भले ही हालात काबू में दिख रहे हों, लेकिन कोरोना का खतरा न सिर्फ अभी कायम है, बल्कि अब तो इसकी शक्ल और भी भयानक होने वाली है। ये खतरा है कोरोना वायरस में हुए नए बदलाव का, जिसे कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में पहली बार मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट महज कुछ दिनों में देश के आधे हिस्से में अपनी मौजूदगी दिखाने लगा है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक कोरोना मरीजों में नए डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। डेल्टा जो वेरिएंट है उसका ट्रांसमिशन का जो स्पीड है वो ज्यादा है, एक बात तो दूसरा यह है कि जो इम्यूनिटी है उसको बाईपास करके वो शरीर में प्रवेश करता है, तो इम्यूनिटी को एस्केप करने की उसकी अपनी एक वैशिष्ट्यपूर्णता है। इसके कारण ये जो है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में मिला और अब भारत में ही वायरस ने एक बार फिर अपनी शक्ल और तौर तरीके बदल लिए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक नया वेरिएंट बेहद संक्रामक है और इसके फैलने की रफ्तार तेज है। यही वजह है कि कोरोना से निपटने में जुटी सारी मिशनरी और सरकारें इसे लेकर फिक्रमंद हो गई हैं। 12 राज्यों तक फैला कोरोना का नया वेरिएंट। ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों को केंद्र की चिट्ठी, प्रभावित जिले में कड़े उपाय करने के निर्देश। देश के कुल 18 जिलों में मिले मरीज। देश भर में नए वेरिएंट के 52 मामले। नए वेरिएंट से देश में 2 लोगों की मौत। डेल्टा प्लस वेरिएंट से पीड़ित रत्नागिरी की एक बुजुर्ग महिला ने कल दम तोड़ दिया।
करीबन 3500 जीनोमिक सीक्वेंसिंग में हमें 21 लोगों का पॉजिटिव डेल्टा प्लस का वेरिएंट दिखाई दिया है। इसमें एक मृत्यु रत्नागिरी की 80 इयर्स ओल्ड लेडी है, कोमॉर्बिड है, उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जो बचे हुए 20 है वो 20 के 20 बिल्कुल दुरुस्त होके अपने घर गए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश में पहली मौत उज्जैन में हुई थी। यहां 2 महिलाओं में नए वायरस की पुष्टि हुई थी। इनमें से एक महिला ने 23 जून को दम तोड़ दिया। हमारे सामने 6 केसेस आए हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट एनसीडीसी ने कहा है कि उसमें मिला है। इसमें जो पूरी प्रोसेस है, जो भी पॉजिटिव आते हैं, चाहे आरटीपीसीआर से आए हैं या रैपिड एंटीजन टेस्ट से जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं, उसके कुछ सैंपल हम एनसीडीसी को भेजते हैं दिल्ली और वहां से हमें रिपोर्ट मिलती है। उसमें मध्य प्रदेश में 6 केसेस आए हैं जिसमें ये पता लगा है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट उनको मिला है। डेल्टा प्लस वायरस की पहचान जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की जाती है। महाराष्ट्र के हर जिले में हर महीने 100 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। बाकी राज्यों को भी केंद्र ने जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल भेजने को कहा है, लेकिन नए वेरिएंट के इतनी तेजी से दूसरे राज्यों में फैलने की कोई पुख्ता वजह अभी सामने नहीं आ रही है। This virus tend to mutate and the mutations that are going to help the virus to enter efficiently or to escape the immune challenge of the host are usually naturally selected. So, you expect that this virus is going to keep on mutating and some of these mutations will be of concern and some of them are actually not so of. सभी प्रोटोकॉल और रेस्ट्रिक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कोविड की सेकेंड वेव और मेडिकल फैसिलिटीज की क्राइसिस का सामना किया, इसलिए हमें फ्यूचर के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन के स्टॉक को ठीक से मैनेज कर लेना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण स्तर रोजाना करीब 4.5 लाख मरीजों तक पहुंच गया था। तीसरी लहर कैसी होगी, कब आएगी, इसे लेकर वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन अगर डेल्टा प्लस के फैलाव पर अभी काबू नहीं पाया गया तो तीसरी लहर दूसरी से और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। मुंबई से साहिल जोशी और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कई तरह के सवाल हैं। मसलन इसका खतरा कितना ज्यादा है और मौजूदा वैक्सीन इस पर कारगर होंगी या फिर नहीं। ये सारे सवाल अभी किसी पहेली की तरह हैं, क्योंकि खतरा शुरुआती स्तर पर है और रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों के पास ज्यादा आंकड़े नहीं हैं। ऐसे में फिलहाल बचाव का तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों का पालन किया जाए। इतना खौफनाक होगा, इंसान के शरीर में इसका क्या असर होगा, वैक्सीन इस पर कितनी कारगर होगी, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च में जुटे हैं। फिलहाल पुख्ता तौर पर कोई बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि नए वेरिएंट के मामले बहुत कम हैं। लिहाजा कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए डेटा बेहद सीमित है। लेकिन जो बात वैज्ञानिकों को शुरुआती दौर में ही समझ आ चुकी है, वो ये कि संक्रमण फैलाने की इसकी ताकत बेहद ज्यादा है। संक्रमण फैलाने में डेल्टा से भी तेज है डेल्टा प्लस। कम वक्त में तेजी से फैलने में सक्षम नया वेरिएंट मरीज के बगल से गुजरने वाले को भी संक्रमित कर सकता है। Delta plus may also have the ability to spread much more rapidly and really infect people much more. And like you said, there is a possibility that if there are someone who is not having COVID appropriate behavior, is coughing or is even crossing an individual who is not infected, and if both are not wearing a mask, then there is a chance that he can get the infection. वैसे तो सभी वायरस वक्त के साथ खुद में बदलाव लाते हैं, ये कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस में हो रहे बदलाव इसलिए सुर्खियों में आ रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया इसके कहर से कराह रही है। वायरस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसमें होने वाले बदलाव से इंसानों की प्रतिरोधक क्षमता को बार बार चकमा दे रहे हैं। कोरोना वायरस में बदलाव मुख्य तौर पर इसके स्पाइक प्रोटीन में हो रहा है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का कांटेदार ढांचा होता है, जिसके जरिए ये इंसानी कोशिकाओं में
घुसपैठ करता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव से इंसानी कोशिकाओं में इसकी घुसपैठ आसान हो गई है। साथ ही संक्रमण के बाद शरीर में वायरस के फैलने की रफ्तार भी तेज हो गई है। मतलब साफ है कि वायरस से लड़ने में हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को पहले जितना वक्त मिलता था अब उतना नहीं मिल पाएगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशंस में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। कोरोना वायरस में हुए इस नए बदलाव का असर इंसानों में आने वाले इसके लक्षणों पर भी दिख रहा है। पुराने लक्षणों के साथ साथ कुछ नई बातें भी हैं जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों में देखी जा रही हैं, जैसे सूखी खांसी, बुखार, थकान, गले में दर्द, स्वाद चला जाना, सूंघने की क्षमता में कमी, आंखों में फ्लू, सीने में दर्द, पेट दर्द, डायरिया, जी मिचलाना, उल्टी, भूख न लगना, सुनने में दिक्कत और जोड़ों में दर्द। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई विशेषज्ञ ये चेतावनी दे चुके हैं कि इस बार संक्रमण का ज्यादा खतरा बच्चों को होगा। अगर इस डेल्टा प्लस वेरिएंट पर काबू नहीं हुआ और तीसरी लहर का खौफ सच साबित हुआ तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि नए वेरिएंट के बच्चों पर असर की कोई खास रिसर्च ही नहीं हुई है। ये 2 म्यूटेशंस का कॉम्बिनेशन है और करीब 80 देशों में ये फैल चुका है और इससे हमको आगे चलने में आगे बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये थर्ड वेव का भी कारण बन सकता है। और यहाँ मैं ये बात फिर दोहराऊंगा कि अगर हम मास्क लगाते रहेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते रहेंगे, 2 गज से ज़्यादा दूरी मेंटेन करेंगे तो हम डेल्टा वेरिएंट से बच सकते हैं। एक डर ये भी है कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। इसका पुख्ता जवाब देने के लिए भी अभी जरूरी आंकड़े नहीं हैं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि मौजूदा वैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट से सुरक्षा देने में कारगर होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा कवच अभी वही है जो पहले था, मास्क और दूरी। इसलिए जब तक कोरोना है तब तक इस नियम का सख्ती से पालन करना ही होगा। आज तक ब्यूरो। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट दस्तक दे रहा है तो पूरी दुनिया डेल्टा के खौफ से थरथरा रही है। माना जा रहा है कि यूरोप में डेल्टा वेरिएंट के चलते हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। Delta variant compared to, for example, the original virus that had been circulating very early on last year, the comparison is that it is transmitted much more efficiently, which means the chances of getting infected upon exposure is greater to the dominant variant that we have now in the United States. अमेरिकी राष्ट्रपति के मेडिकल सलाहकार और जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फॉसी ने न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया से साफ साफ कह दिया है कि इस वक्त कोरोना का डेल्टा वायरस ही सबसे बड़ी चुनौती है। यानी मानवता को जीतने के लिए डेल्टा वायरस पर फतह पाना ही होगा। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी दोहराई है। मामला एकदम साफ है, डेल्टा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा खतरनाक है और पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो और ज्यादा खतरे में है। कृपया वैक्सीन लगवाएं और इस वेरिएंट को जड़ से उखाड़ फेंकें, इससे पहले कि देर हो जाए। भारत में दूसरी लहर की भयानक तस्वीरें सभी को याद हैं। इसे देखकर दुनिया भी दहल गई थी। महामारी के इस कहर के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार था और अब यही डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में खौफ का दूसरा नाम बन गया है। WHO ने भी डेल्टा वेरिएंट को अभी तक सबसे संक्रामक कोरोना वेरिएंट माना है। WHO के मुताबिक दुनिया के 85 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। माना जा रहा है कि अगस्त तक यूरोप में कोरोना के 90% मामलों के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार होगा। ब्रिटेन में फिर से बढ़ रहे कोरोना मामलों के लिए भी डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। Delta is the most transmissible of the variants identified so far. Has been identified in at least 85 countries and is spreading rapidly among unvaccinated populations. As some countries ease public health and social measures, we're starting to see increases in transmission around the world.
इंग्लैंड में कोरोना की दूसरी लहर के लिए अल्फा वेरिएंट जिम्मेदार था। बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन के बाद फरवरी में यहां मामले घटना शुरू हुए, लेकिन अब एक बार फिर संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। जर्मनी पर भी कोरोना की नई लहर का खतरा मंडरा रहा है। दोनों देशों में खतरे की वजह डेल्टा वेरिएंट को ही बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।